गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 7th के मैथ में कल 13.2 का ABC 3 क्वेश्चन हम बताए थे। अब आज आपको DEFG ये 4 क्वेश्चन हैं, तो अभी हम D बताने जा रहे हैं। D में डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहता है? द डायमीटर ऑफ व्हील is 28 centimeter. How many revolution will it make to travel 352 meter? यहाँ पर जो डायमीटर दिया हुआ है वह दिया हुआ है 28 मीटर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसमें सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर डायमीटर जो है वह सेंटीमीटर में है, लेकिन जो डिस्टेंस दिया वो मीटर में है। तो यहाँ जो हम 28 सेंटीमीटर से सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इक्वल टू पाई डी होता है, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। तो मेरे पास पाई का वैल्यू 22/7 हुआ, इंटू डी का वैल्यू 28 सेंटीमीटर हुआ। 7 से यह कट गया तो 4 टाइम्स, यानी 22 इंटू 4 इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब आपको पहले भी बताया गया था कि सर्कमफेरेंस 1 सर्कमफेरेंस इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन होता है। 1 सर्कमफेरेंस का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन। एक बार अगर चक्का नाच गया तो 1 रिवोल्यूशन होता है, और उसमें रिवोल्यूशन दिया हुआ है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, कितना रिवोल्यूशंस होगा अगर 352 मीटर हो तो डिस्टेंस। तो यहाँ पर 88 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस क्या था 352 मीटर। 352 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ 352 लिखकर 2 जीरो बैठा देंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर में हुआ, यहाँ पर सर्कमफेरेंस भी सेंटीमीटर में निकला हुआ है। ठीक है, तो 88 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर 352 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, ये दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ निकालना है आपको कि 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर अगर दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/88 रिवोल्यूशन हो जाएगा। और 352 100 सेंटीमीटर अगर है उसका डिस्टेंस, तो 1/88 इंटू 352 सेंटीमीटर। अब इसको हम काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटिए, 44, यहाँ 2 से काटते हैं तो 1 7 6 2 0। फिर अगर काटते हैं तो 11 से, 11 4 जा 44, और 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 6 बजे, 11 6 जा, और ये 2 0, और इस 4 से काटते हैं तो ये 4 कट जाता है, यानी 400 रिवोल्यूशन हो जाएगा आपका, 400 रिवोल्यूशन। फिर से एक बार इसको समझिए,
यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो व्हील का डायमीटर अगर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई डी होगा। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको हम कट किए, 7 4 जा 28 और 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कितना निकल गया, 88 सेंटीमीटर। आपको पहले भी बताया गया था कि अगर 1 सर्कमफेरेंस है, यहाँ पर सर्कमफेरेंस अगर होता है तो 1 रिवोल्यूशन होता है। 1 रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि एक बार अगर व्हील घूम गया तो 1 रिवोल्यूशन कहलाता है। तो 88 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 रिवोल्यूशन हुआ। अब 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ाते हैं तो 1/88 रिवोल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ था वह मीटर में था, इसलिए इसको हम क्या किए, सेंटीमीटर में चेंज किए, क्योंकि पहला यूनिट हमारा सेंटीमीटर में था। तो इतना सेंटीमीटर 35200 सेंटीमीटर है, तो 1/88 इंटू 35200 सेंटीमीटर। अब इसको कट किए तो मेरे पास 400 रिवोल्यूशन आया। मतलब 352 मीटर की दूरी जब तय करेगा तो कितना रिवोल्यूशन हुआ, हाउ मेनी रिवोल्यूशन, 400 रिवोल्यूशन होगा, यानी 400 चक्रण वो होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डी कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे लास्ट जी नंबर का क्वेश्चन। जी नंबर के क्वेश्चन में जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्किल। 2 सर्किल है और दोनों का जो रेडियस है वह रेशियो में दिया हुआ है, यानी 3:4। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस। एकदम सिंपल बात है कि अगर सर्किल का जो रेडियस है उस रेडियस को हम मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्किल इक्वल टू 3x एंड 4x, यानी एक सर्किल का रेडियस 3x है और दूसरे सर्किल का रेडियस 4x है। अब दोनों का सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट सर्कमफेरेंस कितना होगा, फर्स्ट का सर्कमफेरेंस होगा 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर r क्या है मेरा, 3x है, तो यहाँ हो जाएगा 2πx। ये था C1। अब सेकंड में, सेकंड जो सर्किल है, सर्कमफेरेंस है, उसका भी 2πr होगा, यानी 2π4x। और इस दोनों का C1/C2 ये रेशियो होता है, तो C1/C2 का मतलब हुआ 2πx। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 3x, तो 2π3x और नीचे हो जाएगा 2π4x। 2π से 2π कट गया, 1 से 1 कट गया, और इसका 3/4, इट मीन्स 3:4, यानी सर्कमफेरेंस का जो रेशियो निकला वह क्या निकला, 3:4 निकला। तो इस तरह से ये क्रिटिकल क्वेश्चन था। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। बीच में 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए रखा गया है, आप लोग बनाइए। एक क्वेश्चन है, ए वायर इज द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, रेडियस 42 सेंटीमीटर। एक वायर है, एक तार है जिसका जो सर्किल के शेप में है और उसका रेडियस दिया है 42 सेंटीमीटर, और फिर उसको वेंट करके, इट वेंट इनटू ए स्क्वायर, उसको मोड़ करके स्क्वायर बनाया गया। अब आपको पता करना है, डिटरमाइन द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, वो आप बना सकते हैं, क्योंकि ये
तीसरी बार क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक सर्किल है, एक वायर है जो सर्किल के शेप में है और इसका रेडियस भी आपको दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस दिया गया है आपको 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी भी सर्किल का अगर रेडियस पता है तो ऑटोमेटिक आपका सर्कमफेरेंस भी पता हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो इस 2 पाई आर फॉर्मूला से हम सर्कमफेरेंस पता कर लेंगे। और यह जो सर्कमफेरेंस है 2 × 22/7 × 42। अब 7 से ये 42 कट जाएगा 6 टाइम्स, यानी 2 × 22 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये 44 × 6 264 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसी सर्किल को तोड़ करके हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं। बेंट करके क्या बना दिए? स्क्वायर बना दिए। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि ये जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है वह सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो ये आउटर बाउंड्री केवल शेप को चेंज किया गया है। आउटर बाउंड्री का जो लेंथ है वो निकला है 264। तो जो 264 है इसका भी आउटर बाउंड्री, जो स्क्वायर हम मेड कर रहे हैं, स्क्वायर जो बना रहे हैं, इसका भी आउटर बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। और 264 होने का मीनिंग क्या हुआ कि इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर ही सर्कमफेरेंस कहलाता है। सर्किल में इसका नाम सर्कमफेरेंस है और पेरीमीटर हो जाएगा आपका स्क्वायर में। तो जो फार्मूला इसमें लगता है वही फार्मूला इसमें लगता है, क्योंकि दोनों का लेंथ का जो मेजरमेंट है वह इक्वल है। अगर इसका सर्कमफेरेंस 264 सेंटीमीटर निकला तो इसका भी पेरीमीटर 264 सेंटीमीटर निकलेगा। अब आपको बताना क्या है? साइड बताना है। क्या बताना है? साइड। तो पेरीमीटर अगर पता है 264 तो साइड निकल जाएगा स्क्वायर का। कैसे होता है? पेरीमीटर बाई 4, यानी साइड ऑफ स्क्वायर यदि आप निकालते हैं तो पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर मेरे पास कितना है? 264 सेंटीमीटर है और बाई 4 कर लेंगे। 4 से इसको काटेंगे, कट जाएगा। 6 बार में 24 होगा, फिर 6 बार में 24 होगा, यानी 66 सेंटीमीटर हो जाएगा जो स्क्वायर का साइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना डालेंगे। लगभग आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब इस लेसन को कंप्लीट करते हुए 13.2 में आपका जी तक क्वेश्चन था। लगभग हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अब आप इसको फेयर कर लेंगे। कल आपका लेसन स्टार्ट होगा 13.3। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 में हम बात कर रहे थे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो भाई बुक से कुछ बातें बताए थे हम आपको। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ? इसमें आइदर मेल और फीमेल हेल्प इन प्रोडक्शन, दोनों नहीं होते हैं। आइदर मेल और फीमेल, या तो पुरुष अंग या स्त्री अंग ही उसमें प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करेंगे हम बर्डिंग की, ईस्ट की। अरे भाई हाँ, एक बात याद आ गया मुझको। अदरक देखे हो? अदरक कभी छठ पे बीता है। हल्दी देखे हो? तो हल्दी और अदरक अगर आप देखे हो तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह होती है।
यहां से एक और पार्ट निकला रहता है, ठीक है। और इस पार्ट को अगर हम तोड़ के लगा दें तो यहां से एक न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट कर जाए। सेम प्रोसेस है ईस्ट में। तो इसको हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। और बड को अगर काट के लगाएं तो बन जाएगा बर्डिंग। अब बुक्स की लाइन में पढ़ के सुना दूं। Microscopic organisms such as the yeast reproduce asexually by budding. In this process, a small bud like the projection come out from the parent cell. It is called bud. The bud gradually grow and get separate from the parent cell and form a new cell. बड जो है उसके पार्ट से बाहर निकलता है और उस पार्ट को लगा दिया जाए तो वहां से एक न्यू बेबी जर्मिनेट हो जाता है, पेरेंट से अलग होकर जर्मिनेट हो जाएगा। ईस्ट आप एक फिगर में दिखा दूं, देखो ईस्ट है, ईस्ट है। अब एक ईस्ट है, देखो यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सेपरेट हुआ, यहां पर ये और ज्यादा सेपरेट हुआ, यहां बहुत सारे बड्स निकल गए और जब ये टूटेंगे तो क्या होगा, टूट के 3 4 5 हो जाएंगे। मैंने कहा ना अदरक में हल्दी में बड्स निकल जाता है और उसको सेपरेट जहां करके लगाओगे फिर वो क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। द न्यूएस्ट शेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर शेल। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर सम टाइम ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट शेल आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम। अगर ये प्रोसेस कुछ समय तक रह जाता है तो काफी मात्रा में ईस्ट शेल क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेट्स अस परफॉर्म एक्टिविटी। अब एक वर्ड आता है बाइनरी फ्यूजन, सॉरी बाइनरी फ्यूजन, एक तोड़ के ज्यादा में टूटना। इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन वन सेल प्रोड्यूस 2 सेपरेट सेल। बाइनरी फ्यूजन, हाँ अमीबा। अमीबा क्या है, एक मैच्योर अमीबा है। अब एक बात बताओ, अमीबा की कोई शेप नहीं होती, तो ये अमीबा का शेप क्या होगा, थोड़ी धीरे धीरे चेंज करेगा। देखो इसके जो न्यूक्लियस है इस तरह शेप करेगा, फिर क्या होगा, ये थर्ड स्टेज में न्यूक्लियस क्या होगा, बिल्कुल लंबा हो जाएगा और फोर्थ स्टेज में क्या होगा, ये 2 अमीबा बन जाएंगे। ये लचीला होते चला जाएगा, बीच में टूट जाएगा। तो 1 से 2 में कन्वर्ट करना अमीबा का, ये कहलाता है हमारा क्या, बाइनरी फ्यूजन। 1 से कन्वर्ट इनटू 2, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्यूजन वन सेल प्रोड्यूस 2 सेपरेट सेल। बाइनरी फ्यूजन इज फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन यूज एज द प्रोकैटिक। आप थोड़ी सी 8 में आओगे, यूरोकैटिक प्रोकैटिक हम सेल पढ़ाएंगे। तो सेल में भी होता है ये, एक सेल कन्वर्ट। हाँ एक बात याद आ गई मुझे, मान लो एक आदमी को हाथ जल गया, काला निशान हो गया, या कहीं चोट लग गई तो वहां काला निशान हो जाएगा। तो वह काला निशान कुछ समय के बाद गायब कैसे हो जाएगा, क्या हुआ कि काला निशान गायब हो गई, तो सेल डिवीजन होगा। वहां जो ब्लैक स्पॉट होने का मतलब है कि वहां का सेल क्या हो, मर गया। और जब न्यू सेल वहां जैसे आएगा वो ब्लैक स्पॉट क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्यों ये ब्लड सेल के, भाई हमारे शरीर में तो बहुत सारे सेल हैं। तो बैक्टीरिया, अमीबा और सम ऑर्गन सेल विच यूरोकैटिक ऑर्गन्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। The consequence of this asexual method of reproduction in this all the cell are generally identical. They have the same genetic material. एक जैसी जेनेटिक मटेरियल होती है, इसलिए क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं। और जब ब्रेक डाउन होंगे तो 1 to 2, 2 to 4, थोड़ा और आगे क्लास में जाओगे, आई थिंक इंटर में जाओगे तो मियोसिस और माइटोसिस पढ़ोगे। 1 सेल कन्वर्ट इनटू 2 एंड 1 सेल कन्वर्ट इनटू 4। मियोसिस माइटोसिस आगे मिलता है, खैर अलग बात है। फिर हम इतना ही मान ले अभी के लिए, इतना मान ले कि बाइनरी फ्यूजन में 1 सेल कन्वर्ट इनटू 2। अब एक वर्ड आता है फ्रेगमेंटेशन। भाई एक बात है, देखो मुझे बताओ कि ईख बहुत अच्छी बात है। ईख तो अभी हम लोग देखे लेटेस्ट, अभी छठ पूजा में देखे ईख में देखोगे यहां पर ये लगा रहता है, ये गांठ होता है इसको, ठीक है।
इंक को कट कर दो, यहां से यहां काट दो, तो ये पार्ट जो आपको मिलेगा इसको लगा दोगे, यहां से क्या होगा, एक न्यू बेबी प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। उसके बाद ये जो नालियों में जहां पानी जमा रहता है वहां पर देखोगे ग्रीन ग्रीन घास लाइक का सब्सटेंस होगा, घास की तरह, बाल के रेशे की तरह ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पाइरोगाइरा। क्या कहते हैं, स्पाइरोगाइरा। उसको निकाल लो, थोड़ा सा निकालो और कहीं फेंक दो, फिर वहां भी जर्मिनेट होगा, फिर थोड़ा सा निकाल लो, थोड़ा और फेंक दो, वहां जर्मिनेट हो जाएगा। मतलब हम जहां फेंकेंगे स्पाइरोगाइरा को वहां से एक बेबी प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो तोड़ कर देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, किसी पार्ट को तोड़ के फेंक दे और वहां अगर वो जर्मिनेट हो जाए तो इस क्रिया को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखो एक फिगर में दिखा दूं तुम्हें, देखो ये स्पाइरोगाइरा है, ये एक स्पाइरोगाइरा है, इसको बीच से ब्रेक कर दिए तो ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, 2 हो गया, ये ब्रेक किया तो ये 2 हो गया। तो जहां से मैच्योरिंग फिगर में दिखा दूं, जैसे जैसे देखो मैच्योर हो रहा है वैसे हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। अब बुक्स की लाइन क्या कह रही है, फ्रेगमेंटेशन इज कॉमनली फाउंड इन ग्रीन अलगी, हरे अलगी में पाया जाता है। इन अलगी द फिलामेंट जस्ट ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट बाय द फोर्स ऑफ द वेव, विंड एंड रेन। लहरों के कारण, हवा के कारण और बारिश के कारण इसकी पार्ट क्या होती है, टूट जाती है। ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट ग्रो अप एंड फॉर्म ए न्यू फिलामेंट, फिर ये पार्ट एक ग्रो करता है और नया फिलामेंट बना देता है। दिस प्रोसेस इन स्पाइरोगारा पॉन्ड्स स्लम ग्रोइंग द सेगमेंट वाटर, ये जलीय जहां जमा पानी होता है वहां पर यह पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो सीन इन लाइफ वर्थ और मॉसेस, ये लाइफ वर्थ और मॉसेस में भी यह क्रिया दिखाती है। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। भाई ये बहुत अच्छी, हाँ, एक स्पोर फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा आपको, देखो ऐसा है कि ब्रेड ले लो और ब्रेड को 3, 4, 5 दिन छोड़ दो। तो जब ब्रेड को छोड़ दोगे 3, 4 दिन, तो 3, 4 दिन के बाद जब उसको देखोगे तो ब्लैक और व्हाइट स्पॉट उस पर नजर आएंगे। कॉमनली तो ऐसे आप, अरे हाँ क्या याद आ रहा है मुझे, भोजपुरी में उसको जानते हो क्या बोलते हैं, भुआ लग गया। और भाई अगर बाइला तुम सब एक्सपेरिमेंटल देख सकते हो, अभी 29 और 30 को कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम लोग छठ का ठेकुआ खाते हैं। तो छठ हुए 10 दिन हो जाते हैं, 9 दिन हो जाते हैं, और छठ के ठेकुआ के ऊपर देखोगे तो तुमको ब्लैक और व्हाइट स्पॉट नजर आएंगे। गांव बोलचाल के भाषा में उसको भुआ कह देते हैं लोग, लेकिन वो रियल में स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। होता क्या इसमें, जैसे एक स्पोर आएगा, ये इसके ऊपर में एक गोल बन जाएगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, फिर ये ब्रस्ट करेगा, फिर बहुत सारे स्पोर्स आ जाएंगे और ये स्पोर्स बढ़ते चले जाएंगे। हाँ भाई, अगर खाने को ठेकुआ मिले तो जरूर खाना, लेकिन क्या करना, गर्म करके खाना ताकि ये स्पोर्स खत्म हो जाए, अदरवाइज इट कैन काउज बाय द फूड पॉइजनिंग। ठीक है, spores are the tiny spherical asexual reproduction body. These have the thick wall and withstand extreme condition of environment. The spores develop in a structure called sporosium. Mature spores keep floating in air. Since they are tiny and very light, they have the flown away a long distance. They can remain in the air for a long time. बहुत हल्के होते हैं और ये हवा में तैरते हुए बहुत दूरी तक चले जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, यह एक बहुत अच्छी वर्ड है ये, अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब एक बात आप कहोगे, सर आप बोले ठेकुए पर लगेगा भुआ, सर रोटी रख दे तो लगेगा? नहीं तो नहीं कह सकते, लगेगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि रोटी क्या होती है, रोस्टेड होती है, सूखी होती है, और ठेकुआ क्या होता है, घी का बना होता है। ऑयली चीज़ों पर ये ज़्यादा आता है, ठीक है, रोस्टेड चीज़ों पर कम होता है इसका इफेक्ट।
तो ऑयली चीज तो अंडर फेवरेबल कंडीशन जहां मिलेगा, अच्छी कंडीशन जब मिलेगी तो ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, फिर ये डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएंगे। ठीक है, ब्रेड मोल्ड्स मैं वही चीज पावरोटी वाली बात है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, प्लांट लाइक मॉसेस एंड फर्न आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर। तो प्लांट में मॉसेस और फर्न ये दोनों जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस आज इतना ही। हाय स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। इस स्ट्रीम में हम लोग पढ़ रहे हैं द मीडिया एंड द डेमोक्रेसी 6 चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हम लोग किसके बारे में जाने थे कि द मीडिया एंड डेमोक्रेसी क्या होता है, मीडिया के बारे में। तो मीडिया इज ए मीन्स, मीडिया एक साधन है, मीडिया एक माध्यम है जिसकी सहायता से एक बार में बहुत सारे लोगों के पास सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है। तो मीडिया क्या है, एक सूचनाओं को भेजने का एक साधन है जो बहुत बड़े अमाउंट में बहुत अधिक संख्या के लोगों के पास अलग अलग स्थानों पे किसी भी सूचना को भेजने या पहुंचाने में मदद करता है। एंड द डेमोक्रेसी लोकतंत्र, प्रजातंत्र। तो मीडिया एंड डेमोक्रेसी का इसमें रिलेशन क्या है, जो दोनों को जोड़ करके एक चैप्टर बना हुआ है। तो डेमोक्रेसी से हम लोग समझेंगे कि डेमोक्रेसी मीन द लोकतंत्र, वैसा तंत्र जो कुछ भी हो रहा है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे देश में, उसकी सारी नीतियाँ, सारे नियम हमारे कंट्री के, हमारे देश के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। सबको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कौन सी नीतियाँ हैं, कैसे नियम बन रहे हैं या फिर कौन से नियम को हटाया जा रहा है। इस चीज़ को तो एक बार में पूरे देश में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाना संभव नहीं है। सभी लोग एक जगह नहीं जा सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए उसका प्रयोग, उसके लिए एक माध्यम बनाया जाता है मीडिया, जिसमें टीवी का हो सकता है, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के थ्रू उस बदलाव किए हुए नियम को या फिर बनाए गए नियमों को सभी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाता है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों के पास जो मीडिया होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मीडिया कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है और दूसरा प्रिंटेड मीडिया होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत पड़ती हो, विद्युत की ज़रूरत पड़ती हो। जैसे मान लीजिए कि टीवी है, अब हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के शपथ ले रहे हैं, तो उसके लिए शपथ जब ले रहे हैं तो वहाँ पे सभी लोग तो जा कर के नहीं देख सकते हैं, सभी लोग वहाँ पे शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उसको क्या किया जाएगा? तो टेलीविज़न के माध्यम से पूरे राज्य में, पूरे देशों में फैला दिया जाएगा, प्रेषित कर दिया जाएगा। तो टीवी क्या बना? एक मीन्स बना, किसका? मीडिया का। और कौन से मीडिया का? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। उस तरह से इंटरनेट हो गया, या फिर अब नए जो भी हो रहे हैं इंटरनेट के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब चीज़ के थ्रू भी हो रहे हैं। तो यह जो मीडिया कहलाएंगे, इस मीडिया को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलेंगे। प्रिंटेड मीडिया में अब नेक्स्ट डे जब जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे जिस स्टेट के, हमारे स्टेट के ही अभी बने, जब वो शपथ ले लिए तो उसको नेक्स्ट डे प्रिंट करके लोगों के पास पहुंचाया जाएगा। तो वो भी एक एडवर्टाइजमेंट हुआ, वो भी एक सूचनाओं को पहुंचाने का ही काम कर रहा है कि हाँ हमारे राज्य में, हमारे देश में किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, कौन सी सूचनाएं हैं या फिर कौन सी जानकारियां हैं जो जन जन तक पहुंचे। तो उसके लिए न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का प्रयोग होगा। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन का जो प्रयोग होगा तो उसको ना दिखा करके उसको वर्ड के रूप में, शब्दों के रूप में प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यह एक मीडिया जो मीन्स बना, इस मीडिया को हमने बोलेंगे प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया। मीडिया का मुख्य फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है? तो मीडिया परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। मीडिया बहुत सारे काम करता है। बहुत सारे काम में कौन कौन से कर सकता है वो? जैसे हम लोग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोग कहीं किसी न्यूज़ को देखने के लिए, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोग किसी मूवी को देखने के लिए, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए, सॉन्ग के लिए, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोग
गेम खेलने के लिए, कुछ अब तो ऑनलाइन गेम भी हो चुके हैं। तो मीडिया के बहुत सारे काम है, बहुत प्रकार के फंक्शंस हैं एंड सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर गिविंग इन्फॉर्मेशन। और उसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से फंक्शन हैं? तो मीडिया का महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कि हमें सूचनाएं देता है या फिर हम सूचनाओं को कहीं भेज सकते हैं। मीडिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो हमें सूचनाएं देता है या फिर हम सूचनाएं कहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउइंग डिस्कशन एंड डिबेट। यदि कहीं पर कोई डिस्कशन करना है, डिबेट करना है। शेपिंग पब्लिक, यानी लोगों को एक आकृति देनी है, आकार देनी है कि हाँ हमारे सोसाइटी में जो है, हमारे शहर में जो है, लोगों को ऐसे रहना है, ऐसे कुछ बनाना है। तो उसके लिए क्या काम करेगा? तो हर जगह मीडिया के थ्रू उसको फैला दिया। जैसे अभी के समय में कुछ दिन पहले हम लोग देखते थे अपने शहर के कॉलोनियों में कि जो कचरे फेंके जाते थे, एक बॉक्स लग जाता था जिसमें डाल दिया जाता था। लेकिन वही चीज़ मीडिया के थ्रू अब क्या हो रहा है? तो अब उसके लिए गाड़ी घूम रही है और गाड़ी पे एक रिकॉर्डिंग बज रहा है। तो रिकॉर्डिंग जो बज रहा है वो रिकॉर्डिंग क्या कर रहा है? तो एक नगर निगम की तरफ से सूचना दे रहा है कि हाँ आप किस कचरे को कहाँ डालिए, कहाँ पे रखिए, या फिर वो यह भी देता है कि हाँ वो किस कॉलोनी से होकर गुजर रहा है, आप प्रिपेयर्ड हो जाइए आवाज़ों को सुन करके कि हाँ हमें डालना है। तो यह जो मीडिया हुआ क्या काम कर रहा है? तो शैपिंग पब्लिक का काम कर रहा है। शैपिंग पब्लिक मतलब यहाँ के लोगों को किस प्रकार की आकृति दी जाए, आकार दी जाए। एंड ओपिनियन लेटर्स, इसके साथ में मीडिया का और भी होता है कि मीडिया पर बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। ओपिनियन का मतलब कि अब मीडिया में खोजें हम तो बहुत सारे ओपिनियन मिल जाएंगे। ओपिनियन एक ही जगह पे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन लोगों के ओपिनियन मिल जाएंगे, कालिदास के, तुलसीदास के, या फिर करंट के अभी जो आइंस्टीन के हैं, या फिर जितने भी लोग हैं जो महापुरुष हैं जो अच्छे अच्छे काम किए हैं वे अपना एक ओपिनियन दे करके गए हुए हैं। ओपिनियन को उसको नोट कर दिया गया है, डिनोट कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आज हम लोग खोज करके या फिर देख करके कर सकते हैं। यदि अपने अंदर भी कोई ओपिनियन है, कोई विचार है जो लगता है नहीं हमें इस ओपिनियन को बाहर दिखाना चाहिए जो सबको काम करेगा, तो आप उसको इंटरनेट मीडिया पे क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ मेन फंक्शंस हैं मीडिया के। लेटेस्ट डिस्कस दिस फंक्शन और सम डिटेल्स। अब आगे पढ़ते हैं इसका मेन फंक्शन। गिव इन्फॉर्मेशन, सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मुख्य उद्देश्य होता है मीडिया का कि इन्फॉर्मेशन को ही लेकर के। मीडिया का मेन जो होता है वो संदेश को ही पहुंचाना होता है, बहुत ही कम समय में और अधिक मात्रा में पूरा फुल्ली उसको टू कॉपी कर देने का काम जो करता है वो मीडिया करता है। टू फॉर्म इंटेलिजेंट ओपिनियन अबाउट डिफरेंट हैपनिंग around us, we correct and unbiased information on them as and when they happen. Similarly, to form opinion about the action of the government policies as and when they are adopted. अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास के क्षेत्र में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, जो कुछ बदलाव हो रहे हैं, तब दूरी पर जो व्यक्ति है उनको तो पता नहीं चलेगा कि हाँ कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसको प्रचार प्रसार करने का काम, प्रेषित करने का काम जो करेगी वो मीडिया काम करेगी। कौन से काम करेगी? मीडिया करेगी। अब हमारे राज्य में क्या हो रहे हैं, बगल के राज्य में क्या रहे हैं, या फिर जो पूरे नॉर्थ साइड में राज्य है वहाँ पर उस राज्य में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ के लोग तो जाएंगे नहीं, किसी को काम, सब किसी को फुर्सत नहीं, जो यहाँ पर है यहाँ पे बिजी है, वहाँ पे जो वहाँ पे बिजी है। तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो पहुँचनी चाहिए पूरे देश के हर एक क्षेत्र में, तो उसके लिए प्रयोग किसका किया जाएगा? मीडिया का किया जाएगा। ये हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एज दे वेंट दे आर एडॉप्टेड डेली, नए नए कोई पॉलिसीज बना रही है गवर्नमेंट, नई नीतियाँ बना रही है, फिर नए लॉ बना रही है, तो उस लॉ को भी प्रेषित करने का, एडवर्टाइज करने का डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में अधिकार है। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी बन रही है, फिर कोई भी लॉ बन रहा है, तो उस लॉ या पॉलिसी को हमारे देश के हर एक जन जन तक पहुँचाने का जो काम होगा मीडिया के माध्यम से होगा। द मीडिया कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग दैट गोज ऑन अराउंड अस। मीडिया का काम होता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है उन सभी चीज़ों को ध्यान देते रहना और हर जगह पे पहुंचाते रहना। इन आवर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, इसके साथ में यही नहीं कि केवल हमारे देश में या फिर हमारे राज्य में कौन कौन से काम हो रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं और उसको प्रेषित करनी, वो ये भी होता है कि हमारे देश के अलावे भी दूसरे देशों में भी क्या बदलाव हो रहे हैं उसके मुख्य सूचनाओं को भी हमारे देश में मीडिया के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। दे गिव्स अस ए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, यदि हाल फिलहाल में कोई नया इवेंट हुआ है या फिर नया इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुरंत मीडिया क्या करती है? प्रेषित करती है, फैलाती है। अबाउट द
about the policies of our government and about the policies of our government toward our country। हमारे देश के पॉलिसी में यदि कोई नए बदलाव आ रहे हैं, फिर नए पॉलिसी लगाए जा रहे हैं, फिर आसपास के किसी दूसरे कंट्री में हो रहे हैं, तो उसको प्रेषित करने का काम, इन्फॉर्मेशन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो होता है, जन जन तक पहुंचाने का काम होता है, वो कार्य मीडिया करती है। तो यह था मेन इन्फॉर्मेशन मीडिया का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मीडिया इथिक्स एंड द अकाउंटेबिलिटी। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ करके अभी जो भी पढ़ाई हुआ है मीडिया एंड डेमोक्रेसी में, इसको पॉइंट बाय नोट्स तैयार कर लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हिंदी में पढ़ना है लेसन 16 चैप्टर में है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो लाला लाजपत राय जो थे ये क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने में इनकी अहम भूमिका थी। ये गरम दल के नेता थे और इनको केसरी का मतलब होता है शेर। ये शेर की भांति गूंजते थे, शेर की भांति गरजते थे, जिससे अंग्रेज सरकार कांप उठी थी। तो इसी को आज का हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कि क्या इनकी भूमिका थी हमारे देश की आज़ादी में। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनके जीवन परिचय को हम लोग समझेंगे। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी सन 1865 ईस्वी के दिन पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के ढोंडी नामक ग्राम में हुआ था। ढोंडी में इनके मामा रहते थे, तो ढोंडी में इनका जन्म हुआ था। इनके मामा घर में इनका जन्म हुआ था, मामा के घर पर ये रहते थे। इनके पिता श्री राधा कृष्णन जलंधर जिले के जगराव गांव कस्बे के निवासी थे। वे अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान थे तथा अध्ययन कार्य करते थे, अध्यापन कार्य करते थे। इनके माता श्रीमती गुलाब देवी अशिक्षित थी। पिता इनके पढ़े लिखे थे और वो पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन माता इनकी जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु बड़ी बुद्धिमता थी। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन दिमाग की बहुत तेज थी, अनुभवी और कार्यकुशल भी थी। धर्म के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। उनकी माता जो थी एक धर्मपरायण स्त्री थी, उनको धर्म से काफ़ी लगाव था। बालक लाजपत राय जी के चरित्र के गठन में उनके माता पिता के विचारों का अधिक योगदान था। तो छोटे जब थे ये लाला लाजपत राय, तो इनके माता पिता का जो प्रभाव जो था इनके ऊपर काफ़ी था। इनके देखभाल में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लाला लाजपत राय ने स्वयं लिखा है, मैं उदारता, सच्चाई और परोपकारी आदि के गुण अपनी माता की विरासत में प्राप्त किए। लाला लाजपत राय कहते हैं कि हमको जो भी मिला है वो विरासत में मिला है। मेरी अच्छाई, मेरे अंदर जो भी परोपकारी है, जो गुण है, अच्छे गुण हैं, वो सारा विरासत में मिला है, यानी कि मेरे अपने परिवार से मिला है। उन्हीं के कारण मेरे हृदय में धार्मिकता उत्पन्न हुई। मेरे जीवन के निर्माण में मेरे पिताजी का कुछ कम योगदान नहीं रहा। देशभक्ति और देश के त्याग करने का भाव मैंने उन्हीं से पाया है। मेरे माता पिता दोनों ही मेरे वास्तविक गुरु हैं। इनका कहना है कि मुझे जो भी मिला परिवार से मिला, इसी के लिए असली गुरु जो है मेरे माता पिता हैं। उन्होंने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। तो हमारे वास्तविक गुरु हमारे माता पिता ही थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता की देखरेख में हुई। शुरुआत की शिक्षा इनके पिता के देखरेख में हुई। ये तीव्र बुद्धि के प्रतिभाशाली छात्र थे। ये बहुत ही तेज इंटेलिजेंट बॉय थे। ये 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया। पहले ज़माने में कम उम्र में शादी होती थी, लेकिन आज तो कम उम्र में शादी नहीं होती है, लेकिन उसमें इनकी शादी जो है 13 वर्ष की उम्र में ही हो गई। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के पश्चात ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए लाहौर चले गए। जब ये छोटे क्लास पढ़ लिए तो बड़े क्लास में पढ़ने के लिए ये वकालत पढ़ने के लिए ये हाई स्कूल जब पास कर गए तो ये चले गए वकालत पढ़ने के लिए लाहौर। इन्होंने 1885 ईस्वी में इंटर और वकालत दोनों परीक्षाएं साथ साथ उत्तीर्ण की। ये बड़े मननशील और
परिश्रमी छात्र थे। ये मननशील यानी मन से पढ़ने वाले और बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनत वाले थे। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त खेल तमाशों में इनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ पढ़ाई में ये मन लगाते थे और अतिरिक्त इनके खेल में और भी चीज़ में इनकी रुचि नहीं थी। तो आजकल के बच्चे तो ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ते कम, लेकिन उसमें के ये जो थे इनकी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाते थे, खेल से इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। ये कॉलेज जीवन में ही सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेने लगे थे। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो उसी समय से जो भी नेशनल कार्य होता था, राष्ट्रीय कार्य होता था, उसके देश हित में ये काम करते थे। वकालत की परीक्षा पास करने के पश्चात ये हिसार में रहकर वकालत करने लगे। जब ये वकालत पास कर गए तो इन्होंने वहीं पर हिसार में रहकर, पंजाब में हिसार जगह है, वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस जो है शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में इनकी वकालत चमक गई। मेहनती थे, होनहार थे, विद्वान थे, सब तरह से ये इनमें गुण था। इसी के लिए इनकी वकालत जो है चल पड़ी, अच्छा चलने लगा, लोग इनके पास आने लगे। इन्होंने धन को तो प्राप्त किया ही, नाम यश भी प्राप्त किया। धन तो इनके पास आया इनके मेहनत से, और साथ साथ इनका नाम भी हुआ, लोग जानने लगे इनको। ये हिसार म्यूनसिपल बोर्ड के और वे नैतिक मंत्री भी थे। ये हिसार में आर्य समाज के काम भी क्या करते थे। हिसार में जब थे ये वकालत प्रैक्टिस करते थे तो यहाँ पर आर्य समाज का में भी ये काम क्या करते थे। वास्तव में इन्होंने सर्वप्रथम हिसार में रहते हुए ही सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचारक के रूप में जनता की अशिक्षा, गरीबी को भी देखा। आर्य समाज में जब सिद्धांत पे ये काम कर रहे थे तो लोगों में देखे कि अशिक्षा है, लोग पढ़ते नहीं हैं, और गरीबी भी है। हृदय से अनुभव किया केवल आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार से ही कुछ नहीं होगा, जनता की अशिक्षा और गरीबी को भी मिटाना होगा। इनका कहना था कि सिर्फ आर्य समाज के सिद्धांत को प्रचार करने से नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिकल में भी आना होगा। अशिक्षा जो है, लोगों में पढ़ाई नहीं पढ़ता है, उसमें ज़्यादा ध्यान लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, और गरीबी को ख़त्म करना होगा ताकि लोग गरीब ना रहे, हर लोग कमाए, हर लोग खाएं। यही सोचकर ये अशिक्षा और गरीबी को दूर करने के प्रयत्न में भी संलग्न रहने लगे। अब उसके बाद जब देखे ये स्थिति है देश की, तब इन्होंने अपना कोशिश को शुरू कर दिए और लोग इसमें लग गए कि लोगों की जो अशिक्षित है उसको शिक्षित करें, जो गरीब हैं उसको कुछ कमाने लायक बनाया जाए ताकि उनकी गरीबी कम हो। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिसार में अनाथ और असहाय बच्चों के लिए अनाथालय की स्थापना की थी। इन्होंने एक उद्योगशाला भी खोली जिसमें काम करके अनाथ स्त्रियां धन प्राप्त कर सकती थी। ये इतने प्रभावी हुए, इतने समाज सेवा भी करने लगे कि इन्होंने हिसार में एक अनाथालय खोल दिया जिसमें अनाथ बच्चे जिसके माता पिता ना हो वो बच्चे वहाँ रहते थे। असहाय बच्चे जिसको कोई देखने वाला ना हो, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने अनाथालय का स्थापना की जिसमें ये बच्चे रह सके। और इन्होंने एक उद्योग काम करने के लिए एक ऐसा संस्थान खोला जिसमें अनाथ स्त्रियां वहाँ पर काम करें और कुछ धन प्राप्त कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। आज आपको एक पेज पढ़ाया जा रहा है, बाकी नेक्स्ट डे शेष भाग को नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।